हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी के लिए सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। प्रारंभिक बाल अवस्था, माध्यमिक बाल अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, किशोरावस्था। क्या दे रहा है? बचपन से वयस्कता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बचपन से वयस्कता पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किशोरावस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था हो जाएगा। परिवर्तन काल पूछ रहा है। जब बचपन से बच्चा वयस्क में परिवर्तन करता है तो कौन सा काल होता है? वो किशोरावस्था होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। पहले इस बात को समझिए कि स्थूलगामक कौशल क्या होता है। देखिए, स्थूलगामक कौशल उसे कहते हैं जिसमें शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधि हो। क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधि हो, ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट हो, शरीर का सभी के सभी अंग कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हों, उसको हम लोग बोलते हैं स्थूलगामक कौशल। और एक होता है सूक्ष्म गामक कौशल होता है। क्या होता है? सूक्ष्म गामक कौशल। सूक्ष्म गामक कौशल में क्या होता है कि शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, भाग यूज ना होता हो, कोई एक भाग यूज कर रहा हो, उसको हम लोग सूक्ष्म गामक कौशल बोलते हैं। जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं ऐसे साइन का टिक मार रहा हूँ, तो इसमें क्या कर रहा हूँ? मैं अपने सिर्फ उंगली से कलम पे ऐसे पेपर पे इशारा कर रहा हूँ, ऐसे साइन का टिक मार रहा हूँ। तो ये क्या हुआ? सूक्ष्म गामक कौशल हुआ। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना। ऐसे कोई आम का चित्र ले लिया और उसको पेंटिंग कर रहा है, भर रहा है, तो ये क्या हुआ? ये सूक्ष्म गामक कौशल हो गया। ठीक है, तो ये होगा नहीं। पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, ये भी सूक्ष्म गामक कौशल के अंतर्गत आएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि दो ही हाथ का यूज हो रहा है, काट रहा है और चिपका रहा है। सुई में धागा डालना, ये भी नहीं होगा। देखिए, चलना और दौड़ना। चलना और दौड़ना क्या हुआ? दौड़ रहा है तो सभी के सभी शरीर मूवमेंट कर रहा है, पैर भी यूज कर रहा है और हाथ को भी आगे पीछे कर रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है? उसका सभी का सभी शरीर क्या हो रहा है? मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है, गतिविधि कर रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चलना और दौड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? समाजीकरण की प्रथम संस्था है। क्या है? परिवार, स्कूल, दोस्त, मीडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, परिवार हो जाएगा। जब कभी भी प्रथम संस्था पूछे या प्राथमिक समाजीकरण पूछे तो परिवार और आस पड़ोस हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मीडिया हुआ, स्कूल हुआ, ये क्या है? द्वितीय कारक है, ये द्वितीयक संस्था है। ठीक है, स्कूल, मीडिया, ये सभी क्या है? द्वितीयक संस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन में क्या दिया है? जीववाद सोच, पदानुक्रमित सोच, केंद्रीकरण सोच, वर्गीकरण सोच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीववाद मतलब क्या होता है? देखिए, जीववाद मतलब होता है कि बच्चा, जब जीन पियाजे ने बताए थे कि जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होता है। कब से कब होता है? 2 से 7 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बच्चा सभी चीज़ों को सजीव समझता है। वो देखिएगा, दीवार से बात करता है, गुड़िया से बात करता है, कार से बात करता है, खिलौनों से बात करता है, दरवाजा से बात करता है। कभी गिर जाता है, उसको चोट लग जाता है तो उसकी माँ आती है, पूछती है कहाँ चोट लगा है बाबू, तो बोलता है कि दरवाजे से चोट लग गया है। तो उसकी माँ क्या करती है कि दरवाजे पर 2-3 थापड़ लगा देती है कि अच्छा ही मरलक ह, ले ले मार दे लू। अब उसको मार दिया दरवाजा को, बच्चा चुप हो गया, क्योंकि बच्चा को समझ में आ रहा है कि इसमें भी क्या है? प्राण है। इसको मम्मी ने पीट दिया, वो खुश हो जाता है, चुप हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग जीववाद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जीववाद कहते हैं।
इसमें क्या होता है, बच्चा क्या सोचने लगता है कि सभी के सभी सजीव हैं। वो देखिएगा पेड़ से बात करेगा, अपने आप सो जाएगा, कुछ कुछ अपने हाथ से उंगली में ऐसे खेलते रहेगा, उसी से बात करते रहेगा, ठीक है। उसको हम लोग जीववाद बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, अभिकथन। 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तनों में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तन की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। ये बात सही है। देखिए रिया जो है, मान लीजिए कि पानी का मात्रा सेम है, पानी सेम मात्रा में है, और एक हम गिलास बना दिए ऐसे और एक गिलास बड़ा बना दी। अब पानी डाला जा रहा है, इसमें भी सेम मात्रा में पानी डाला जा रहा है और इसमें भी सेम मात्रा में पानी डाला जा रहा है। लेकिन रिया सोच रही है कि जो लंबा वाला है इसमें ज्यादा पानी है, क्योंकि ये लंबा गिलास, और ये चौड़ा गिलास है इसमें पानी कम है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विकेंद्रण। क्या बोलते हैं, विकेंद्रण। जब वो ध्यान नहीं रख पाती है ना, तो उसके अंदर क्या है, विकेंद्रण का लक्षण है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में पूर्व संक्रियात्मक चरण में ये होता है। जब बच्चा वहीं मूर्त संक्रियात्मक चरण में चला जाता है तो बच्चा क्या करता है, बच्चा समझने लगता है कि चौड़ाई और ऊंचाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पानी का मात्रा सेम है और वो थरिया में डाला जाए चाहे गिलास में डाला जाए, बात बराबर है, दोनों में सेम मात्रा में पानी है, ठीक है। अब थाली में आप एक गिलास पानी डालिएगा तो कितना दिखेगा, थोड़ा सा दिखेगा, लेकिन वही गिलास में वही पानी है। तो जो बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है उसको तो लग रहा है गिलास में का पानी ज्यादा है, लेकिन थाली वाला पानी उसको लग रहा है कि इसमें तो कम है। समझ रहे हैं बात को। तो ये कब होता है, पूर्व संक्रियात्मक चरण में होता है। तो ये अभिकथन और तर्क या कारण, ये दोनों के दोनों क्या है, सही है। और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो ये गुण होता है ये पूर्व संक्रियात्मक चरण में ही होता है। इसको हम लोग बोलते हैं विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, संकेतों एवं अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है, पाढ़, पुनर्बलन, अनुबंधन, संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ले वाइगोस्की का कहना था, अगर बच्चा कोई काम करते वक्त थोड़ा सा फंस रहा है, उसको थोड़ा मदद कर दे, संकेत दे दे, इशारा दे दे, तो उसको हम लोग पाढ़ बोलते हैं। पाढ़ बोलते हैं या सहारा देना बोलते हैं, ठीक है, या इंग्लिश में इसे एस्केप होल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, बच्चे की शिक्षा के लिए वाइगोस्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम, निष्क्रिय अधिगम। तो देखिए यहाँ पे रटना कहीं भी आपको मिल जाए उसको आंख मूंद के काट दिए। हमको बच्चों को रटवाना नहीं है, नकल नहीं कराना है, ठीक है, उसको दंडित नहीं करना है, मारना नहीं है, ठीक है। निष्क्रिय अधिगम, ये भी कहीं मिल जाए उसको भी काट दीजिए। क्रिया प्रसूत अधिगम, ये तो होगा नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सहयोगात्मक अधिगम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सहयोगात्मक अधिगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा परीक्षा केंद्रित होता है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित होता है, विद्यार्थी केंद्रित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्यार्थी केंद्रित होता है, ठीक है। प्रगतिशील कक्षा कैसा होता है, चाइल्ड सेंटर्ड स्कूल होता है। कैसा होता है, चाइल्ड सेंटर्ड स्कूल होता है। बाल केंद्रित शिक्षा होता है, न कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा होता है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा होता है, परीक्षा केंद्रित शिक्षा होता है। इसमें बच्चा जो होता है बीच में होता है, पढ़ाई भी बच्चे के लिए, खेल भी बच्चे के लिए, जो मिड डे मील भोजन बनता है वो भी बच्चे के लिए,
बुक वगैरह जो सरकार से मिलता है वो भी बच्चे के लिए। जितना भी चीज करना है सबको बच्चे के लिए ही करना है, ठीक है। तो यह विद्यार्थी केंद्रित होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? ठीक है, कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? तो देखिए, परामर्श जो होता है वो किसको दिया जाता है? खुद को दिया जाता है कि किसी दूसरे को दिया जाता है? किसी दूसरे व्यक्ति की कठिनाई समस्या को समाधान के लिए आप परामर्श दीजिएगा, न कि अपने आप को ही परामर्श देने लगिएगा। तो जब भी किसी दूसरे का बात आता है तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में उसे बोला जाता है अंतरा व्यक्ति। क्या बोला जाता है? अंतरा व्यक्ति। और खुद को कुछ समझाया जाता है तो उसको बोला जाता है अंत व्यक्ति, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतरा व्यक्ति। क्या हो जाएगा? अंतरा व्यक्ति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सलाह, मार्गदर्शन, परामर्श, ठीक है, इसे काउंसलिंग भी कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? उपबोधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपबोधन। और जो परामर्शदाता है उसे काउंसलर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चे से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, संप्रेषण मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझिए। देखिए, सीटेट में यही है, ऐसा जो हिंदी का वर्ड है ना, आप लोग समझ नहीं पाते हैं और क्वेश्चन का आंसर गलत मार के चले आते हैं। संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत। क्या होता है? बातचीत होता है, विचार विमर्श होता है, ठीक है। अब संप्रेषण करना है, बच्चों से बातचीत करना है, तो किस भाषा में टीचर करे? केवल क्षेत्रीय भाषा में करे, केवल हिंदी भाषा में करे, केवल अंग्रेजी भाषा में करे, बच्चे की मातृभाषा में करे? तो हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बच्चे की मातृभाषा में वो बातचीत करे, ठीक है। वो अंग्रेजी में बात करेगा तो क्या बच्चा सीख पाएगा? अगर बच्चे का मातृभाषा क्या है? अगर बच्चे की मातृभाषा हिंदी है तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं। अगर बच्चे की मातृभाषा बांग्ला है तो क्या सीख पाएगा? नहीं। बच्चे की मातृभाषा में हमको हमेशा बात करना है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? 5 साल की वैशाली ने अपने माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखलाता है? देखिए, माँ क्या बोल रही है कि मैं तुम्हारे लिए गुड़िया लाऊंगी, तुम्हें फुटबॉल की क्या आवश्यकता है, फुटबॉल तो लड़के खेलते हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? यह जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि लड़कियां क्या कर सकती हैं? फुटबॉल नहीं खेल सकती हैं, वो गुड़ियों से खेलें, ठीक है। वो गुड़ियों को कन्या बनाए, उसको कपड़ा पहनाए, उसी में रह जाएं, उसके लिए फुटबॉल नहीं बनाए। ये जेंडर रूढ़िवादिता का प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? बच्चे का नामीकरण एवं उन्हें वर्गों में बांटना। देखिए, नामीकरण क्या होता है, पहले ये बात को समझिए। नामीकरण मतलब मान लीजिए कोई बच्चा फर्स्ट आ गया, कोई बच्चा सेकेंड आ गया, कोई बच्चा थर्ड आ गया, तो इसी को हम लोग नामीकरण कहते हैं। टीचर क्या कर रहा है? नामीकरण कर रहा है। फर्स्ट वाला बच्चा एक ग्रुप में बैठेगा, यहाँ पे जितने भी फर्स्ट किए यहाँ पे रहेंगे। सेकंड वाला बच्चा एक ग्रुप में रहेगा, ठीक है, और थर्ड वाला बच्चा एक ग्रुप में रहेगा। चाहे थर्ड वाला बच्चा सबसे पीछे बैठेगा, फर्स्ट आगे बैठेगा जितना बच्चा है, सेकंड बीच में और थर्ड पीछे। वर्गों में बांटना क्या दर्शाता है? पूछ रहा है कि नामीकरण एवं उन्हें वर्गों में बांटना क्या दर्शाता है। एक और बात को समझिए, सीटेट में जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाइएगा ना, आप उसका आंसर नहीं दे पाइएगा कभी भी। आप कोई भी क्वेश्चन को देखिए तो उसका मीनिंग समझ
समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। हर क्वेश्चन का जब तक आप मीनिंग नहीं समझ पाइएगा आप आंसर दे ही नहीं पाइएगा। जब आप मीनिंग समझना स्टार्ट कर दीजिएगा ना तो आपका आंसर सामने दिखेगा कि अरे इसका तो आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब देखिए इतना बात समझ गए कि नमीकरण कर रहा है और वर्गों में बांट रहा है बच्चे को टीचर, तो ये क्या सही है कि नहीं। अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा एवं सुसाधित करेगा, कभी नहीं। जब आप वर्गों में बांट दीजिएगा तो क्या अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा मिलेगा, कभी नहीं। भोतर एक जगह भोतर जमा हो जाएगा सब, बकलोल एक जगह हो जाएगा सब, तेज एक जगह हो जाएगा सब, मीडियम वाला एक जगह हो जाएगा सब। सबको आप मिक्स कीजिएगा तब नहीं। भोतारवा का संग इसमें से 2 तेजका को भेज दिया जाएगा तो भोतारवा भी थोड़ा थोड़ा उसको देख के सीखेगा। लोग समझ रहे हैं बात को। भोथर लोग भी क्या करेगा, इस तेज के साथ बैठकर मिलजुल कर थोड़ा लेवल में आ जाएगा सब, वो भी सब सीखने लगेगा। आप उसको भोतर के ग्रुप में बकलोल के ग्रुप में डाल दिए और बकलोल होते जाएगा। किसी के पास तो दिमाग है नहीं, जो भी दिमाग लगाएगा सब बकलोली वाला दिमाग लगाएगा सब। तो इसीलिए कहा जाता है कि ग्रुप स्टडी हो, ग्रुप में बच्चा बैठ कर पढ़े। उससे क्या होता है, सहपाठी अधिगम मिलता है, सबका दिमाग थोड़ा थोड़ा लगता है और किसी काम को बहुत ही जल्दी कर लेता है सब, सहपाठी अधिगम के द्वारा, समूह गतिविधि के द्वारा, ठीक है। तो ये सही नहीं रहेगा, ठीक है, सुसाधित करेगा, ये कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। बच्चे के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, सही बात यही होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट यही हो जाएगा कि बच्चों में क्या होगा, समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। ये बकलोल है, ये सब तो सीख ही नहीं पाएगा। जो तेजका है वो सीखते जाएगा, उन लोगों को सीखने में क्या होगी, लाचारी मिलेगी। अगर वहीं इन लोगों के साथ 2-4 बैठेगा सब तो इन लोगों को देख के भी उन लोगों को मोटिवेट होगा लोग और अपने काम को करेगा लोग, और नहीं आएगा तो पूछ भी लेगा लोग, समझ भी लेगा लोग। समझ रहे हैं बात को। देखिएगा हमेशा गांव के लोग बोलते हैं कि अपने से होशियार व्यक्ति से दोस्ती करो, ये नहीं को अपने से गधा व्यक्ति से दोस्ती कर लो, तुमको भी गधा बना देगा वो, ठीक है। तो इसलिए कभी भी अपने से होशियार व्यक्ति से ही दोस्ती किया जाता है कि उससे हमें मदद मिलेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं। सभी बच्चे के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक रणनीति है। बताइए, भोथर के साथ सारा भोथरवा को भेज दिए हैं तो कानून अधिगम को जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा रणनीति है, कभी होगा नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को। बच्चे के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। भाई आत्मसम्मान पर ही तो प्रभाव डालेगा। बच्चा जो बकलोल है वो समझेगा कि सही में हम बकलोल बनी, हमरा के अलग सर बैठाओ तरन, हमरा तो और मतलब क्या होगा, अंदर से टूट जाएगा। वो समझेगा कि हमको नहीं आ रहा है इसीलिए हमको पीछे बैठाया जा रहा है और हमको अलग श्रेणी में नमीकरण करके कि तुम थर्ड आया है चाहे तुम फेल आया है तुम पीछे जाओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं। पहले इस बात को समझिए, सतत मतलब क्या होता है। सतत मतलब होता है कंटिन्यूअस, बार बार। और समग्र माने पूरा होता है, पूरा मूल्यांकन करना है बच्चों को। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका पढ़ाई का मूल्यांकन करना है, बच्चा पढ़ रहा है तो उसका पढ़ाई का भी मूल्यांकन करना है, खेल कूद का भी मूल्यांकन करना है, एक्स्ट्रा करिकुलम जो होता है उसका भी मूल्यांकन करना है। बच्चा ड्राइंग कर रहा है उसका भी मूल्यांकन कीजिए, कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है, सबका मूल्यांकन होना चाहिए, समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। और बार बार मूल्यांकन से क्या मायने हैं, देखिए एक और बात बता देता हूँ। मूल्यांकन हम लोग किस लिए करते हैं, मूल्यांकन हम लोग इसलिए नहीं करते हैं कि तुलना करे, क्या करे, तुलना करे बच्चों में कि अच्छा रमेशवा पढ़े में तेज बा, सुरेशवा का कुछ नहीं खेयावत है, तो रमेशवा के हमनी क्या करी सन, आगे बैठाई सन, चाहे ओकरा कुछ चॉकलेट वगैरह दी सन, चाहे तुलना कर सन। देख रहे सुरेश तोरा कुछ न आला, रमेश के बहुत चीज आवेला। तुलना करने के लिए हम लोग मूल्यांकन नहीं करते हैं। पहला चीज, नमीकरण करने के लिए भी मूल्यांकन नहीं करते हैं। मूल्यांकन हम लोग इसलिए करते हैं कि बच्चे में क्या कमी है उसको ढूंढे, उसको दर्ज करें और उसका सुधार करने का उपाय ढूंढे, ठीक है। उसको सुधार करने के लिए उपाय ढूंढे, उसको समझाएं कि इस कमी को कैसे सुधारा जा सकता है, इसलिए हम लोग मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। मूल्यांकन हम लोग इसलिए भी नहीं करते हैं कि उसको अगले क्लास में भेजना है कि चलो साल के अंत में एगो परीक्षा ले लिए, 7वां में 8वां में भेज देते हैं, इसका मूल्यांकन करते हैं।
मूल्यांकन उसलिए भी नहीं करते हैं। मूल्यांकन हम लोग को 2 चैप्टर पढ़ाएं, उसका बाद मूल्यांकन कर लिए कि बच्चा 2 चैप्टर में कैसा है, पढ़ा जो हमने पढ़ाया है वो सीखा है कि नहीं। अगर नहीं सीखा है तो उसको फिर से बताएंगे। साल के अंत में एक बार आप एग्जाम लीजिएगा, सत्र अंत परीक्षा लीजिएगा, तो आपको क्या मालूम चलेगा कि साल भर जो आप पढ़ाए हैं उसमें से कितना बच्चा ध्यान लगाकर सीखा है, कितना बच्चा ध्यान लगाकर नहीं सीखा है। उसको अगले क्लास में पुनोन्नत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन नहीं करते हैं। मूल्यांकन हम लोग इसलिए करते हैं कि उसकी कमियों को पता लगाएं, दर्ज करें और उसका सुधार करें। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं अब। विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, ये कभी नहीं होगा। बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों का आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। हाँ देखिए, व्यापक विकास से जुड़ी, पहले बात समझिए, व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूल गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए केवल दिया है, तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। केवल निगेटिव वर्ड है और बोल रहा है केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चे के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, ये नहीं होगा। देखिए, साल के अंत में बच्चे का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पुनोन्नत का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन करना चाहिए, कभी नहीं, ये भी नहीं होगा। वही बात आपको समझा रहा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चे की व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को क्या करना है, शामिल करना है। समग्र मतलब क्या होता है, सभी पहलुओं को शामिल करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाला प्रश्न प्रयोग करता है। देखिए क्या कर रहा है, जांच करने वाला प्रश्न का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी, योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानकृत मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन। देखिए रचनात्मक मूल्यांकन भी हम लोग किस लिए करते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन हम लोग इसलिए करते हैं कि उससे हमें फीडबैक मिलता है। क्या मिलता है कि फीडबैक मिलता है कि बच्चा कहाँ कमी कर रहा है, कैसे सुधारा जाए। ठीक है, उससे हमको क्या मिल जाता है, फीडबैक मिल जाता है। इसीलिए हम लोग रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। जांच करने वाला प्रश्न क्या है, आप समझिए कि जांच करने वाला प्रश्न ही पूछ रहा है। तो किस लिए पूछ रहा है कि बच्चा में क्या कमी है हम जांचें। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बच्चा को, जैसे बच्चे को हम लोग दिए कि 53 में से तुम क्या करो कि तुम 45 को घटाओ, और बच्चा क्या कर रहा है, नीचे से घटा रहा है। 5 में से 3 घटा दिया 2, 4 में से 5 नहीं घटेगा, ऊपर से अब घटा दिया 5 में से 4 1। तो हमें तो मालूम चल गया कि घटा कैसे रहा है। जांच करने वाला प्रश्न हम लोग किस लिए पूछते हैं कि बच्चे में क्या कमी है उसका फीडबैक हमें मिल जाए और हम उसका सुधार करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक जो भी देख रहे हैं उसे लाइक करें, शेयर तो जरूर करें, और कमेंट भी आप लोग नहीं कर रहे हैं, कमेंट भी किया कीजिए। आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा तब ना हमको पता चलेगा कि क्या कमी है क्या कमी नहीं है। ठीक है, आप लोग कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब भी आप लोग नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।